नमस्कार, खेलों में खास में आप सभी का स्वागत। मैं हूं संजय बैनर्जी। शुरुआत सुर्खियों के साथ। ऑस्ट्रेलिया के साथ डे नाइट वार्म अप मैच आज से। इंग्लैंड दौरे का शेड्यूल तय, 3 वेन्यू पर होंगे सारे मैच। ईस्ट बंगाल और जमशेदपुर का मुकाबला गोल बिना ड्रॉ। और आईएसएल में आज भिड़ेंगे एटी के मोहन बगान और हैदराबाद। भारत और ऑस्ट्रेलिया एक ही टीम में आज से 3 दिन का डे नाइट प्रैक्टिस मैच खेल रही हैं। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर यह प्रैक्टिस मैच एडिलेड टेस्ट से पहले दूसरा और आखिरी मौका होगा। दोनों टीमें इस समय अपने ओपनिंग पेयर के साथ एक्सपेरिमेंट कर रही हैं। भारत ने हाल ही में 12 दिनों में 6 लिमिटेड ओवर्स के मैच खेले हैं, इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि कैप्टन कोहली सहित सीनियर प्लेयर्स को आराम दिया जा सकता है। रविंद्र जडेजा सभी फॉर्मेट्स में टीम इंडिया के लिए खेलते हैं, लेकिन वो कंकशन के कारण बाहर हैं। मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह भी शायद इस मैच में न खेलें। ऐसा करने से ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट प्लेयर्स को इन दोनों के खिलाफ प्रैक्टिस का मौका नहीं मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट टीम के कई प्लेयर्स इस समय ए टीम का हिस्सा हैं। जो बर्न्स और कैमरून ग्रीन 2 ऐसे बल्लेबाज हैं जो ए टीम में हैं और टेस्ट सीरीज में उनका खेलना तय है। बर्न्स के साथ सलामी बल्लेबाज कौन होगा, इस पर अभी भी संशय है। युवा विल पुकोस्की डेविड वार्नर का स्थान लेने वाले थे, लेकिन कंकशन के कारण निगरानी में है। पुकोस्की की गैर मौजूदगी में बाएं हाथ के बल्लेबाज मार्कस हैरिस को पारी की शुरुआत करने भेजा जा सकता है। वो हालांकि टेस्ट टीम का हिस्सा नहीं है। भारत की तरफ से मयंक अग्रवाल को मौका मिल सकता है, क्योंकि पिछले प्रैक्टिस मैच में पृथ्वी शॉ और शुभमन गिल की सलामी जोड़ी नहीं चल सकी थी। फॉर्मर टेस्ट प्लेयर अशोक मल्होत्रा इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। अशोक जी, आज से 3 दिन का डे नाइट का वार्म अप मुकाबला शुरू हो रहा है, जो एडिलेड टेस्ट से पहले ये आखिरी अपॉर्चुनिटी होगी। और जैसी कि खबर मिल रही है कि शायद भारतीय टीम ज्यादातर अपने टॉप मोस्ट प्लेयर्स को इस मुकाबले से बाहर रखे। देखिए, सबसे जो बड़ी बात होने वाली है कि प्रारंभिक बल्लेबाजी कौन सी होने वाली है, प्रारंभिक जोड़ी कौन सी होने वाली है। अगर रोहित शर्मा फिट नहीं है तो उनकी जगह कौन खेलेगा? क्या केएल राहुल खेलेंगे, क्या पृथ्वी शॉ खेलेंगे, या शुभमन गिल खेलेंगे? क्योंकि मेरा ये मानना है कि केएल राहुल को प्रारंभिक बल्लेबाज के रूप में उतरना चाहिए अगर रोहित शर्मा फिट नहीं होते हैं। तो निश्चित रूप से ये एक बड़ा कहीं ना कहीं टेस्ट होगा पृथ्वी शॉ का, शुभमन गिल का या केएल राहुल का। और दूसरी बात, जहां तक मध्य क्रम की है, आपने बिल्कुल सही की, पिंक बॉल है और ये पिंक बॉल प्रैक्टिस है। इसमें आपके दिग्गज खिलाड़ी अगर खेलते नहीं तो उनको फिर पिंक बॉल का अंदाजा कैसे होगा? ये मेरी समझ से परे है। चाहे वो गेंदबाज हो या बल्लेबाज हो, दिग्गज बल्लेबाज या गेंदबाजों को पिंक बॉल का अनुभव होना बहुत जरूरी है। अशोक जी, बताया जा रहा है कि जैसे बुमराह हैं, शमी हैं, इनको इसलिए नहीं खिलाया जा रहा है या शायद नहीं खेलेंगे, अभी ये तय नहीं है खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे, लेकिन जो संभावना है वो नहीं खेलने की, और वो इस वजह से कि जो ऑस्ट्रेलिया की प्रैक्टिस टीम में प्लेयर शामिल हैं वो ज्यादातर टेस्ट टीम के भी प्लेयर्स हैं और उन्हें इस बात का एक्सपीरियंस नहीं है बुमराह और शमी को खेलने का। तो क्या उसका एडवांटेज सचमुच मिलता है? देखिए, मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने वाली बात है, क्योंकि सारे खिलाड़ी बुमराह शमी को पहले भी खेल चुके हैं। जितने दिग्गज खिलाड़ी खेल रहे हैं वो सब शमी बुमराह पहले भी खेल चुके हैं। लेकिन ये है कि मेरे लिए हैरानी की बात है कि बुमराह शमी को भी पिंक बॉल से आदत डालनी जरूरी होगी, क्योंकि अभी तक व्हाइट बॉल या रेड बॉल से क्रिकेट खेलते हैं। पिंक बॉल उन्होंने भी केवल एक टेस्ट मैच खेला, वो भी भारत की धरती पर। तो वहां पर पिंक बॉल किस तरह का मूवमेंट होता है, किस तरह का सीम करती है, ये सब चीजें उनको अंदाजा होना चाहिए। अगर आप सीधा टेस्ट मैच में खेलेंगे तो उसका अंदाजा नहीं होगा, अनुभव नहीं होगा और उसका खामियाजा भारतीय टीम को भुगतना पड़ सकता है। अशोक जी, विकेट कीपर के तौर पर आप किसे देखना पसंद देखिए, विकेट कीपिंग में संजय जी कोई शक शुबा नहीं कि बेस्ट विकेट कीपर इन टेस्ट क्रिकेट इज रिद्धिमान साहब। हम उनकी बल्लेबाजी को अंडररेट करते हैं। हम ऋषभ पंत को किसकी बल्लेबाजी जो कि पिछले 2 साल से वो नहीं कर पा रहे हैं,
उसके बलबूते पर खिलाने वाले हैं कि केवल गैम्बल करने वाले हैं कि उन्होंने कभी शतक लगाया था 200-300 पे। तो मेरे को ऐसा लगता है कि कोई विकेट कीपिंग में कोई शक शुबा नहीं है कि रिद्धिमान शाह विकेट कीपिंग करने वाले हैं और एक विकेट कीपर बल्लेबाज की हैसियत से खेलने वाले हैं। ऑस्ट्रेलिया के फॉर्मर कैप्टन स्टीव स्मिथ ने भी माना है कि डेविड वार्नर की गैर मौजूदगी में भारत के खिलाफ पहले टेस्ट में टीम की बल्लेबाजी की परीक्षा होगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 मैचेस की टेस्ट सीरीज का पहला मैच 17 दिसंबर से एडिलेड ओवल में शुरू होगा। स्मिथ ने कहा कि अगर वार्नर की जगह नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने वाले मार्नस लैबुशेन को पारी की शुरुआत करने भेजा जाता है तो वो खुद नंबर 3 पर खेलने को तैयार हैं। वार्नर के जाने के बाद से ये बहस चल रही है कि ऑस्ट्रेलिया के लिए टेस्ट में ओपनिंग किससे कराई जाए। विल पुकोस्की का कंकशन के कारण खेलना तय नहीं है। उन्हें पहले प्रैक्टिस मैच में कार्तिक त्यागी की गेंद सिर पर लगी थी। स्मिथ ने कहा कि नंबर 3 हो या 4 मैं किसी भी नंबर पर खेलूं, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर खेले जाने वाले दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में दर्शकों की संख्या में इजाफा किया गया है। अब प्रतिदिन 30,000 दर्शकों को स्टेडियम में मैच देखने की इजाजत दी गई है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि बॉक्सिंग डे टेस्ट के लिए एमसीजी में इतने दर्शकों का स्वागत करने को लेकर हम उत्साहित हैं। दूसरा टेस्ट 26 दिसंबर से 30 दिसंबर के बीच खेला जाएगा। इससे पहले कोरोना के चलते क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने सिर्फ 25,000 दर्शकों को हर रोज मैच देखने की इजाजत दी थी। इसमें अब 5,000 दर्शकों की बढ़ोतरी की गई है। ये भारत का दूसरा और ऑस्ट्रेलिया का 7वां डे नाइट टेस्ट मैच होगा। इंग्लैंड के भारत दौरे का ऐलान कर दिया गया है। दोनों देशों के बीच 4 टेस्ट, 3 वनडे और 5 T20 मैचेस खेले जाएंगे। टेस्ट सीरीज की शुरुआत 5 फरवरी से होगी। वहीं पिंक बॉल टेस्ट समेत अंतिम 2 टेस्ट मैच अहमदाबाद के मोटेरा में होंगे, जबकि 3 मैचेस की वनडे सीरीज पुणे में खेली जाएगी। कोरोना की वजह से 10 महीने बाद कोई भी टीम भारत के दौरे पर आ रही है। इससे पहले मार्च में साउथ अफ्रीका ने भारत का दौरा किया था। दोनों के बीच खेली जाने वाली वनडे सीरीज कोरोना की वजह से रद्द करनी पड़ी थी। कोरोना के मद्देनजर इंग्लैंड के भारत दौरे के लिए सिर्फ 3 वेन्यू चेन्नई, अहमदाबाद और पुणे फाइनल किए गए हैं। पहले 2 टेस्ट चेन्नई में और बाद के 2 टेस्ट अहमदाबाद में खेले जाएंगे। इसके बाद 12 मार्च से 5 मैच की T20 सीरीज शुरू होगी और वनडे सीरीज 23 मार्च से 28 मार्च तक होगी। न्यूजीलैंड के कैप्टन केन विलियमसन वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे और अंतिम टेस्ट मैच में नहीं खेल पाएंगे। विलियमसन पैटर्निटी लीव पर रहेंगे। उनकी जगह पर टीम की कप्तानी टॉम लैथम करेंगे। वहीं विलियमसन की जगह पर युवा बल्लेबाज विल यंग तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करेंगे। विलियमसन ने पहले टेस्ट की पहली पारी में 251 रन बनाए थे। इस टेस्ट मैच को न्यूजीलैंड ने एक पारी और 134 रन से जीता था। न्यूजीलैंड ने इससे पहले 3 T20 मैचेस की सीरीज में भी वेस्टइंडीज को 2-0 से हराया। अंतिम T20 मैच बारिश के कारण नहीं खेला जा सका था। वहीं दूसरे टेस्ट मैच में चोट की वजह से पहले टेस्ट मैच में नहीं खेल सके विकेटकीपर बीजे वाटलिंग की दूसरे टेस्ट में वापसी हो सकती है। आईएसएल में कल रात खेले गए मुकाबले में दोनों टीमें कोई गोल नहीं कर सकी और मैच ड्रॉ पर खत्म हुआ। इस ड्रॉ के साथ ही ईस्ट बंगाल ने लीग में अपना पहला पॉइंट हासिल कर लिया। ईस्ट बंगाल ने शुरू से ही अटैकिंग फुटबॉल खेली और इसी कोशिश में ईस्ट बंगाल के युंग सेन लिंगदो को सिर्फ 24वें मिनट में रेड कार्ड दिखाया गया। दूसरे हाफ में जमशेदपुर ने गेंद पर बेहतर नियंत्रण हासिल किया। ओवरऑल जमशेदपुर के पास 65% पोजीशन और ईस्ट बंगाल के पास सिर्फ 35% पोजीशन था। खेल समाप्त होने से कुछ ही पहले इंजरी टाइम में जमशेदपुर के लालडिंगलियाना को भी रेड कार्ड दिखाया गया। जमशेदपुर इस ड्रॉ के साथ अब 5वीं पोजीशन पर है, जबकि ईस्ट बंगाल ने इस ड्रॉ के साथ लीग में अपना खाता खोला है। अभिषेक झा की रिपोर्ट।
ये मैच 0-0 यानी कि गोल रहित ड्रॉ पर खत्म हुआ, लेकिन अच्छी बात यह रही कि ईस्ट बंगाल की टीम एटलीस्ट 4 मैचेस के बाद पहला पॉइंट लेने में सफल हो गई है। पहला सीजन है ईस्ट बंगाल की टीम का इस आईएसएल में और पहला पॉइंट लेने में सफल हुई, लेकिन शुरुआत एक बार फिर से ईस्ट बंगाल के लिए अच्छी नहीं रही और लैंगदोई को 24वें मिनट में ही एक गलत फाउल की वजह से रेड कार्ड दे दिया गया और उसके बाद से ईस्ट बंगाल की टीम सिर्फ 10 खिलाड़ी के साथ खेल रही थी, तो बैकफुट पर वैसे ही चली गई थी। जमशेदपुर की टीम उस 10 खिलाड़ियों के साथ खेल रही ईस्ट बंगाल की टीम के खिलाफ ज्यादा अटैकिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ रही थी। हालांकि डिफेंसिव वर्क ज्यादा था ईस्ट बंगाल के लिए और उन्होंने मिडफील्ड से एक खिलाड़ी को डिफेंस में भेज दिया था, यानी कि जो फॉर्मेशन था वो लगभग उनका 4-2 के साथ खेल रहे थे, यानी कि 4 डिफेंस में और 2 डिफेंसिव मिडफील्डर थे ताकि अटैक को रोका जाए। वहीं जमशेदपुर की टीम ने पहले हाफ में कई बार अटैक किए थे, फ्लैंक से क्रॉसेस आए लेकिन उसका कोई फायदा नहीं मिला। सेकंड हाफ की जब शुरुआत हुई एक बार फिर से जमशेदपुर की टीम ने मिडफील्ड में पोजीशन को मेंटेन करके रखा। ओवरऑल मुकाबले में देखें तो जमशेदपुर की टीम ने 65% पोजीशन को मेंटेन किया, जबकि ईस्ट बंगाल की टीम के पास कुल मिलाकर 35% पोजीशन रहा। वहीं शॉट ऑन टारगेट की बात करें तो ईस्ट बंगाल की तरफ से सिर्फ एक शॉट ऑन टारगेट था, 3 अटेम्प्ट लिए गए। वहीं पर अगर बात की जाए जमशेदपुर की तरफ से तो 14 अटेम्प्ट लिए गए लेकिन सिर्फ 2 शॉट ऑन टारगेट थे और आखिर में जाकर जमशेदपुर की तरफ से भी एक खिलाड़ी को रेड कार्ड दिखाया गया बिल्कुल मैच के आखिरी पल में। लेकिन इस मुकाबले में अगर कुछ भी पॉजिटिव आया तो वो पॉजिटिव ये था कि ईस्ट बंगाल की टीम ने एटलीस्ट 4 मैचेस के बाद इंडियन सुपर लीग में 1 पॉइंट लेने में सफलता हासिल कर ली और हो सकता है कि यहां से ईस्ट बंगाल की टीम को कॉन्फिडेंस मिले और कुछ बेटर परफॉर्मेंस करे आने वाले मैचेस में। आईएसएल में आज एटीके मोहन बगान का मुकाबला हैदराबाद एफसी के साथ होगा। एटीके मोहन बगान को पिछले मैच में जमशेदपुर एफसी से शिकस्त मिली थी। लगातार 3 जीत के बाद वो उसकी लीग में पहली हार थी। दोनों टीमों में एक प्लेयर पर ज्यादातर दारोमदार है। एटीके मोहन बगान अपने स्टार रॉय कृष्णा पर, जबकि हैदराबाद एरिडन सेंटाना पर निर्भर है। गोल खाने के मामले में भी दोनों ही टीमें समान हैं क्योंकि दोनों ने इस सीजन में अब तक सबसे कम गोल खाए हैं। एटीके मोहन बगान ने सीजन में अब तक 5 गोल किए और इनमें से 4 गोल कृष्णा ने दागे हैं। एटीके मोहन बगान के खिलाफ ओपन प्ले से अब तक एक भी गोल नहीं हुआ है। दूसरी तरफ हैदराबाद ने मजबूत डिफेंस के दम पर सीजन में केवल 1 ही गोल खाया है और उसे अब तक एक भी हार नहीं मिली। सेंटेना टीम के लिए सबसे ज्यादा गोल करने वाले प्लेयर हैं। इटली को 1982 वर्ल्ड कप जिताने वाले पाओली रोसी का 64 साल की उम्र में निधन हो गया। रोसी के बेहतर खेल की बदौलत इटली ने वर्ल्ड कप जीता था। यह वर्ल्ड कप स्पेन में हुआ था। फाइनल में इटली ने वेस्ट जर्मनी को 3-1 से हराया था और उस मैच में रोसी ने भी 1 गोल किया था। रोसी 1982 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में 6 गोल करके टॉप स्कोरर रहे। उन्हें गोल्डन बूट और गोल्डन बॉल प्लेयर भी चुना गया। वे 2 बार सीरी ए खिताब और 1 बार यूरोपियन कप और 1 बार कोपा इटालिया का खिताब भी जीत चुके हैं। वे यूवेंटस और एसी मिलान से भी खेल चुके हैं। रोसी 1980 के दौरान सबसे ज्यादा वेतन लेने वाले फुटबॉल प्लेयर भी रह चुके हैं। आज का खेलों में खास यहीं तक। स्पोर्ट्स अपडेट्स, वीडियोस और ब्लॉग्स के लिए आप हमारी वेबसाइट sportzindagi.com जरूर विजिट करें। हमारी ईमेल आईडी है connect@sportzindagi.com। अपना ख्याल रखें और जुड़े रहें स्पोर्ट्स जिंदगी के साथ। नमस्कार।